नेपालगञ्जमा नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहका केन्द्रीय संयोजक राजीव झाको प्रमुख अतिथिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। नेपालगञ्जमा नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहको बाँकेले नेपालगञ्ज रूपैडिया जनसम्बन्ध विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। नेपालगञ्ज र रूपैडियाका जनताले भोगेका समस्या बारेमा छलफल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। अन्तर्क्रियामा दुवै देशका पत्रकार, समाजवादी नेतागणहरू तथा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघ बाँकेका प्रतिनिधिले भने नेपाल भारत सीमा नाकामा रिक्साको आवत जावतमा रोक लगाएका कारण जनमानसले शास्ति भोग्नु परेको, नेपालगञ्जका होटल व्यवसायीले सुरक्षाको मापदण्ड प्रयोग नगरेको, खुला सिमानाका कारण अवैध चोरी पैठारी भइरहेको, भारतमा नेपाली गाडीहरूले सहज पास पाउन नसकेको जस्ता समस्या रहेको बताए। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले दुवै राष्ट्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर देखिएका समस्याको हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सीमा भीडभाड कम गर्न रिक्साको आवत जावतमा रोक लगाइएको बताउनुभयो। ये नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह 2075 साल में गठन हुआ था। इसका गठन का उद्देश्य क्या था कि आपको यहाँ नेपाल में 4 आदमी का ईपीजी ग्रुप बना और 4 आदमी जो है ना, आपको भारत का भी 4 आदमी का ईपीजी का ग्रुप बना। ये ईपीजी क्या है, आपको इमिनेंट पर्सन ग्रुप है जो जिनका 4 आदमी जो नेपाल से आपको भेष बहादुर थापा जी के संयोजकत्व में भेष बहादुर थापा जी, नीलाम्बर आचार्य जी, राजन भट्टराई जी और एक तो आपको सूर्यनाथ उपाध्याय जी। फिर इंडिया से आपको भरत सिंह कोश्यारी जी के संयोजकत्व में भरत सिंह कोश्यारी जी, जयंत प्रसाद जी, बीसी उप्रेती जी, महेंद्र पी लामा जी। ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये 4 आदमी जो बॉर्डर से रिलेटेड नहीं है, ये उसमें से एक भी आपको नेपालगंज के नहीं है, एक भी रूपेडिया के नहीं है। कोई उत्तर इंडिया से भी गठन हुआ 4 आदमी का। और उनका गठन क्या था कि बॉर्डर के संबंध में किस तरह बॉर्डर को व्यवस्थापन किया जाए, बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों को किस टाइप का सुविधा दिया जाए। तो ये बॉर्डर खुला सीमा को ये लोगों ने अपॉर्चुनिटी नहीं समझ के, ये लोग जो है ना खुला सीमा को एक चुनौती समझ लिए। तो ये मैंने इस खुला सीमा का आवश्यकता के विषय में ये खुला दोनों पक्ष के हम इनका नाम आप पहले सॉर्ट आउट करिए, हम लोग नोट करें, हम फिर से कह देंगे आपको। हाँ, तो ये दोनों आदमी जो है, दोनों पक्ष के जो 4 आदमी थे, ये बॉर्डर से रिलेटेड लोग नहीं थे, बॉर्डर के बारे में पढ़े हुए हैं लेकिन बॉर्डर के बारे में जो है ना आपको अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं किए हैं, माने जो बॉर्डर आवागमन नहीं किए हैं। उन लोगों को यदि आपको काठमांडू से दिल्ली जाना होता है तो प्लेन मार्ग यूज़ करते हैं। ये यहाँ नेपालगंज आकर के रूपेडिया से बस पकड़ के दिल्ली नहीं जाते हैं। या उनको यदि उन भारत पक्ष के जो भी लोग हैं उनको यहाँ आना पड़ता है तो वो भी आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सीधे काठमांडू एयरपोर्ट में पहुँचते हैं। यहाँ होना कौन चाहिए था कि हम लोग जो प्रत्येक दिन रूपेडिया से यहाँ बागेश्वरी मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं, या यहाँ से हम लोग माने नेपालगंज के लोग जो रूपेडिया में जाते हैं, इस टाइप का आदमी जो रहता तो उन लोगों को वास्तविक आपको समाधान या बॉर्डर से जो उपलब्धि है ये पता चलता। कुछ दिन पहले आपको यहाँ तांगा में बैठे रूपेडिया में सीधे हम लोग नेपालगंज आ जाते थे, नेपालगंज में बैठिए चले जाते थे हम लोग रूपेडिया, कोई दिक्कत नहीं था। आज वृद्ध हो, महिला हो, बच्चा हो, यदि आपको रूपेडिया जाना है तो बॉर्डर से पहले आपको रिक्शा को रोक देना पड़ता है। उसमें यदि सामान है तो आप उठा करके पार कीजिए, और उस साइड से भी यदि इस साइड आना होता तो इसी टाइप का अवस्था होता है। मैंने हमारे रिलेटिव जो हमारे यहाँ आते हैं, भारतीय नंबर के गाड़ी देखने के बाद यहाँ मैंने अपना तो फीलिंग नहीं होता है। और इसी तरह यदि नेपाली नंबर का गाड़ी लेकर के यदि उस साइड जाता है तो इस साइड के लोगों को भी अपना तो फीलिंग नहीं होता है। यदि किसी भारतीय नागरिक को यहाँ नेपाल में अपमानित होना पड़ता है तो वो ये नहीं कहते हैं कि हमको प्रहरी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अपमानित किया गया है, नेपाल में हमने अपमानित हुआ, या हम कहते हैं कि भारत में अपमानित हुए। तो भारत नेपाल का जो संबंध है तो है ही, लेकिन संबंध कहाँ खत्म हो रहा है, हमारा और आपका। हम अपने मामा गांव जाते हैं तो बॉर्डर पे जा करके नेपाल के तरफ भी आपको प्रणाम करते हैं कि मैं भी खुश रहूं और हमारे मामा का घर जो भारत में वो भी खुश रहे। कभी बाढ़ आता है या अभी इतना बड़ा पेंड लगा दिया जाए
तो कार्ड तो जो सचेत नागरिक है वो कार्ड लेकर के ही जाते हैं। आपको माने हम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है। लेकिन जिसके पास आपको नागरिकता ही नहीं है वो आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से बनाएगा? अभी भी सचेत जो नहीं है, जो एकदम गरीब हैं और अनपढ़ अशिक्षित हैं, उन लोगों के पास आपको नागरिकता नहीं है, उनके पास कोई कार्ड नहीं है, तो क्या वो जो है ना आपको बागेश्वरी मंदिर दर्शन करना या रुपेडिया जा कर के जो है ना 5 किलो चीनी लाने का वो अधिकारी नहीं है। ये बॉर्डर खुला सीमा को दिखा करके क्या कहता है कि ये आपको घुसपैठ हो रहा है, खुला सीमा के कारण से आपको क्या कहते हैं स्मगलिंग हो रहा है। तो क्या हम यहाँ से रुपेडिया जा कर के 1 किलो तेल या 5 किलो चीनी लाते हैं तो हम स्मगलर हो गए? लेकिन यही जब काठमांडू में 33 किलो सोना आपको पकड़ाता है एयरपोर्ट में, तो ये खुला सीमा के कारण से तो 33 किलो सोना नहीं पकड़ाया। रक्त चंदन भारत से आपको चाइना तक पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है? ये खुला सीमा के कारण से रक्त बंद है, फिर भी आपको पाकिस्तान में भी आतंकवादी वारदात होता है, इंडिया में भी आतंकवादी वारदात होता है। तो ये आपको यदि कहीं किसी जगह पे आतंकवादी मिला भी है नेपाल में, तो वो आपको कोई भी बॉर्डर साइड में आतंकवाद नहीं मिला है। माने लोगों का जो भ्रम है ये खुला सीमा के कारण से आतंकवाद या अपराध बढ़ता है या आपको स्मगलिंग बढ़ता है, तो अपराध बढ़ने को कम करने का काम, ये आपको स्मगलिंग रोकने का काम, ये काम प्रहरी प्रशासन यदि चुस्त दुरुस्त हो जाए, देशभक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के अब माने असल राष्ट्रवादी यदि बन करके आपको बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं, तो सुरक्षा कर्मी तो हमारे लिए, हमारे फायदा के लिए सुरक्षा कर्मी हैं रहें, लेकिन नागरिक को रिस्पेक्ट करें। जो अब यहाँ का माने नेपालगंज रुपेडिया का संबंध था, रुपेडिया वाले को जो अपनत्व फीलिंग था नेपालगंज में आकर के, वो फीलिंग नहीं हो रहा। अब अभी क्या होता है कि नेपाल के यदि किसी को शादी विवाह करना है तो इंडिया में नहीं करता है, इंडिया के लोगों को शादी विवाह यदि करना है तो नहीं करता है। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ है कि आप किसी भी गांव में जाइए तो 25-50 तो लड़का ऐसा है जिसका शादी नहीं हो पा रहा है। योग्य लड़का खोजते खोजते एज बढ़ जा रहा है, उसका शादी नहीं हो पा रहा। ये शादी विवाह सारा बंद हो गया। इस बंद होने का कारण को हम लोगों को ही खोजना पड़ेगा, जो स्थानीय हैं, जो बॉर्डर के नज़दीक हैं, उन्हीं लोगों को खोजना पड़ेगा। इसी विषय में हम लोगों ने ये अंतरक्रिया कार्यक्रम रखा है और आप लोगों को ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ हमारे बुलावे बुरी स्थिति हुई थी। जब उस टाइम बॉर्डर बंद किया था, हमने देखा जितने उधर उस पार के हिंदू भाई हैं, फिर हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारे हिंदू भाई हैं, भूखे मर जाएंगे। शर्मा जी बताइए है कि नहीं है? सामान भेज रहे हैं, दवाई भेज रहे हैं, ले जाओ, पुलिस वाले बोल रहे हैं। ये भाईचारा था। इस भाईचारे को क्यों खत्म किया गया? किसने खत्म किया? अति राष्ट्रवाद। माइंड न करिएगा, राजनीतिक हम बात नहीं कर रहे हैं, जो है उसको हम बोल रहे हैं। काम करेंगे इंडिया में, चीनी 1 किलो लेने जाएंगे इंडिया में, जब यहाँ बात आएगा इंडिया मुझे गद्दार, इंडिया विस्तारवाद। समस्या ये मेंटली है। इस मेंटली समस्या को समाधान करने का उपाय क्या है? हमारा इतना बॉर्डर खुला, क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। ये सब कोई समस्या नहीं है। जो काठमांडू में बैठे भेष बहादुर थापा, इनको क्या मालूम तराई क्या है, बॉर्डर क्या है? भाई हम लोगों का संबंध आज का है, जुगाना जुग संबंध है। जब सम्राट चंद्रगुप्त ने मगध में आक्रमण करने के लिए जब गए, नेपाल नरेश से कहा हमको रास्ता दीजिए, आप हमारे भाई हैं। उससे पहले भगवान श्री राम माता सीता को शादी की है, वही नेपाल है। हमारा तो वो संबंध है, लेकिन उस संबंध में ब्रेक कहाँ से आ गया? चाइना की तरफ से आ गया। ये चीज़ तो आप हमको समझना है, जो यहाँ के नागरिक हैं उनको समझना है। आप अति राष्ट्रवाद में होके आप बहे जाएंगे, जो अपने हैं उनको आप नहीं देखेंगे। अब हमें सिंपल बात बताई थी आप लोगों ने यहाँ, जब पिछली बार नाकाबंदी कुछ कहीं था, तो चाइना से 10 टैंकर तेल आवा, कहीं 10 टैंकर तेल आवा, सारे रोज सैकड़ों टैंकर इंडिया से आ रहे, कोई नाम ही नहीं। ये सोच की बात है। देखिए, ये सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमने वाजपेयी जी को यही कहा था कि नेपाल को जो है आर्थिक सहयोग से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी चाहिए। जो हमारा अपना संबंध है
युगों युग से जो संबंध है उस संबंध में और प्रगाढ़ता आना चाहिए। लेकिन सरकार रही कांग्रेस की, आप जानते हो कौन हालत रहा नेपाल के, कौन हिसाब से देखत रहे हैं। तो कम से कम अभी राष्ट्रवादी सरकार आवा है भारत में यहाँ, तो हम लोग को गर्व करने का विषय है भाई। इतना विकास कर रहा है। हम अमेरिका में, हम देखे भाई साहब, हम अमेरिका में काम करते थे, जिस हॉस्पिटल में हम नर्स थे वहीं हमारे बम्बई के इधर उधर के इंडिया के 3-4 नर्स हैं, वो रोज़ आके हमसे रोते थे, साला हमको पेलान कर रहा है, हमको साला ये कर रहा है। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हुए, जब न्यूयॉर्क में जब उनका मीटिंग हुआ, कार्यक्रम हुआ था, उसमें हम भी थे, हम लोग भी गए थे देखने। उस दिन के बाद वही हिंदुस्तानियों का आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वही नेपाल था, जर्मनी में पासपोर्ट में वीज़ा नहीं चाहिए था, एयरपोर्ट में आप वीज़ा लीजिए, कई जगह ऐसा था। लेकिन क्यों बर्बाद हो गया, किसकी वजह से बर्बाद हुआ? ये सोच है, जो नेता हैं भ्रष्ट चोर, इनकी वजह से है। भाई हिंदू राष्ट्र से आपको नुकसान क्या था? संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, क्यों हटाया? बॉर्डर पे बात कीजिए ना। नहीं सर, बॉर्डर की बात कर रही है, वो इंटरलिंक है। हाँ, बॉर्डर का ही इंटरलिंक है ये। कीजिए ना, बॉर्डर धर्म से नहीं, धर्म और बॉर्डर एक ही जगह आता है। ठीक है। क्योंकि हमको मालूम है, जब यहाँ से हाजी लोग हज करने जाते थे, वहाँ से लौट के आए, हमारे कई दोस्त भी हैं, कहन अरे शर्मा जी, दिवाकर भाऊ, हमने कहा भाई साहब, कहन हम लोग नेपाल, हिंदू राष्ट्र नेपाल के मुसलमान, हम लोगों का इज्जत अलग होता था। ये धर्मनिरपेक्ष का मुसलमान या हिंदू क्या इज्जत? ये सोच है। वही हमने कहा, बॉर्डर का प्रॉब्लम भी वही सोच है। जब तक वो सोच नहीं हटेगा कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे जितना मीटिंग करें आप, रोटी बेटी की बात करें, उनकी बेटी उधर देना नहीं है, उनकी बेटी उधर नहीं देना है, उधर से उनको लाना नहीं है, लाना आपको हमको है। तो इसलिए जो ये समस्या जो है, ये इंटरलिंक होता है। इंटरलिंक किससे होता है? सोच से। जब आपका सोच ही नेगेटिव है तो आप चाहे जितना बॉर्डर में करें, एक नाका रखें, 2 नाका रखें, क्या मतलब? तो भाई हमरे तो सीधे कवाई है कि जितने आप लोग भाई सब बैठे हुए हैं, ये सोच बदलने की ज़रूरत है। जो यहाँ से जाते हैं, अब हम आपका सीधे न बताइए, मुगू वाले जाते हैं, आपके काला पहाड़ इधर सब काम करे जाते हैं, वहाँ हिंदुस्तान में काम करे जाते हैं, वोट डलिए दूसरे की यहाँ, चाइना वाले इनकी यहाँ, दाना पानी खाएंगे इधर का, गुण गाएंगे उधर का। ये सोच को बदलना है। आपको एक जगह चाहिए तो वहाँ पे कैरिंग होके बैठिए फॉरेन जाने के लिए। हर बॉर्डर से 4-5 करके वहाँ पे कलेक्शन होता रहता है। हम लोग तो सीधे साधे आदमी हैं, अपना दिन भर काम करते हैं, रात को सो गए। लेकिन वो जो शैतान लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, वो लोग तो काम कर रहे हैं। चोला हमारा ओढ़े हैं, कपड़ा हमारा ओढ़े हैं, चेहरा आपका मेरा जैसा है, लेकिन वो सब गलत तत्व कर रहे हैं। तो हम लोग का फर्ज वो भी है कि ना उनको नुकसान हो, ना अपनी भूमि भारत के लिए भी प्रयोग नहीं होने देना पड़ा। भारत की वजह से हम लोग को भी नुकसान ना होना पड़ा कि आज हमारे युवा धीरे धीरे उनके जड़ खोखले हो जाए। उनमें आज नेपाल में आप कोई भी चीज़ सीखते हुए नहीं पाए। चार्मनेस क्यों नहीं है? अब इजी मनी, जब उसको आसानी से 45,000 50,000 रुपया मिल रहा है, वो क्यों लकड़ी का काम सीखने जाएगा? क्यों वो कपड़े का काम सीखने जाएगा? क्यों वो मरम्मत का काम सीखने जाएगा? क्यों वो मोटरसाइकिल बनाने का काम सीखेगा? क्यों वो पेंटर बनेगा? तो ये चीज़ भी आपका भी धर्म है कि वहाँ के टेरिटरी इस तरीके तस्करों को भी हम लोग ना करें। अब ये 4-5 वाला नाका वाला तो शायद सुझाव है ना सर? अब ये तो हम लोग बैठ के इसका निष्कर्ष किया जाए, कितना नाका होना चाहिए, क्या अलाउ होना चाहिए, क्या नहीं अलाउ होना चाहिए, कितने बार अलाउ होना चाहिए। कमेटी की क्या है? लेकिन क्या बनाया अभी उसका बाहर नहीं आया है, हो सकता है हित में बनाया होगा। लेकिन आज ये अच्छा एक चीज़ क्या लग रहा है, उसने क्या बनाया, देश के हित में तो बनाया होगा। लेकिन जो हम बॉर्डर में बैठे हैं, विशेषकर हम लोग जो रुपेडिया, बहराइच, नेपालगंज, बाकी जहाँ बैठे, हम लोग का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है नेपाल और इंडिया के बीच में, जो हम लोग भुगत रहे हैं और उन्हें तो नहीं भुगता है, शायद सर का कहना भी यही है। हम लोग जो भुगत रहे हैं, अगर ये ईपीजी समूह उस पर ये चीज़ का रखे, क्या क्या हमारा प्रॉब्लम है, ये अगर इस चीज़ का उसमें समावेश किया जाए तो हम लोग का दोनों देश का
जो पीपुल्स टू पीपुल्स है उन लोग के लिए अच्छा रहेगा, आसानी रहेगा। जो हम लोग की सदियों से पुराना संबंध है वो संबंध उसी तरह से चला रहेगा। इसीलिए ये जो कमी कमजोरी है आज के दिन में जो प्रॉब्लम आया है उसको उसमें डालना चाहिए, हमको ये लगता है। और विशेष से यहाँ का प्रॉब्लम जो अभी विनोद जी ने भी कहा, यहाँ ड्रग्स का प्रॉब्लम और टेररिस्ट का प्रॉब्लम इंडिया में अभी जो हरदम नेपाल से रहने वाला टेररिस्ट यहाँ का थ्रू वहाँ जाने वाला, इस सब चीज़ के लिए थोड़ा टाइट होना चाहिए। ये एक जगह ठीक है, टाइट करते करते कहीं हम लोग का जो जीवन यापन है, दैनिकी है, जो उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एक को टाइट करने के मुद्दे में कहीं हम स्वयं लोग के समस्या ना आ जाए, इसको भी उस ईपीजी का जो प्रतिवेदन है उसमें अगर वो आ जाए तो वो अच्छा रहेगा और पीपुल्स के लिए बेहतर हो जाएगा। और बाकी और विशेषकर नेपाल में जितना भी बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच में, वहाँ की जनता के लिए वो अच्छा रहेगा। हम लोग का ये पॉइंट उसमें डालना चाहिए। हम लोग के उसके ऊपर भी ब्लेम नहीं लगाना चाहिए कि वो गलती कर रहे हैं। हो सके हमसे भी अच्छा वो उसने रिपोर्ट बनाया है कि हम लोग अभी अनुमान ही कर रहे हैं, वो क्या बना रहे पता नहीं। अभी उसको फिर एक प्रॉब्लम भी आ रहा है उसमें, वो गवर्नमेंट ने वो बनाया, ईपीजी संभव बनाया, फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है उसका रिपोर्ट, इसमें भी एक चिंता का विषय है। ये जो हम लोग जो इसका भुगत रहे जो बॉर्डर में बैठ के, इसको हम लोग को दोनों गवर्नमेंट के ऊपर हमको एक प्रश्न चिन्ह उठाने की जगह है। उसमें क्यों बनाने के बाद उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया गवर्नमेंट ने उसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, नेपाल गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसको उसने अब थ्रेट दिए, बोलते हैं हमें थ्रेट नहीं लगता, आपने हमको ये बनाने के लिए बोले और हमने बनाया और आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हम लोग क्या, एक विद्वान बोल के उसमें कोई एकदम ऐरो गैरो आदमी नहीं है। नेपाल के भी जो उसका नाम ही दिया है एक तो प्रभुत्व समूह, तो उसमें प्रभुत्व समूह का मतलब कुछ तो होगा उसमें, जो इंडिया का जो है माना हुआ लोग है, एक यूनिवर्सिटी का बड़े बड़े प्रोफेसर लोग हैं जो हम लोग इंडिया का यूनिवर्सिटी को मानते हैं, उस जगह का है। नेपाल के लिए राजदूत बैठे हैं जो यहाँ का पूरा देश के बारे में वो नॉलेज रखते हैं, ऐसा ऐसा प्रभुत्व वर्ग है। वैसे नेपाल का भी जो नेपाल का परराष्ट्र मंत्री, विदेश मंत्री रह चुके, अमेरिका भारत के राजदूत रह चुके, नेपाल का ये लीगल कानून संबंध में बड़े जानकार डॉक्टर लोग हैं, वो लोग बैठे, तो वो ऐरू गैरू नहीं होगा। लेकिन जो अगर किसी भी कमी कमजोरी तो रहा हो सकता है, कोई छूटा हो, हम लोग का जो एड्रेस करने वाला जो प्रॉब्लम है उसमें कहीं छूटा तो नहीं है, तो अगर वो न छूटे तो बेहतर होगा। इसलिए हमारा जो अभी विशेषकर जो प्रैक्टिकल रूप में काठमांडू को लोग ये नहीं भुगते, दिल्ली का लोग ये भुगते नहीं है, लेकिन हम लोग तो रुपये और नेपालगंज के लोग तो टाइम टाइम में भुगते आ रहे हैं ना। तो आने वाले दिन में हमारा ये संबंध और मजबूत होना चाहिए, पुराना जो सदियों में था वो होना चाहिए। इसके लिए जो कमी कमजोरी है तो हमारा पॉइंट में अगर सर ने उसको नोट किया जाए, जो आदर्श जो आज बैठे संदर्भ जो है बहुत बढ़िया है, अगर इसको अगर वो पीजी के ग्रुप में अगर वो पहुंच जाए, वो बाहर लाने से पहले उसका जो प्रतिवेदन है वो बाहर आने से पहले अगर ये हम लोग का भी यहाँ का प्रॉब्लम अगर उसमें चला जाए, जैसे यहाँ का अत्यागमन का समस्या है, बॉर्डर में पुलिस का प्रॉब्लम है, एक देश का और दूसरा देश का नागरिक का जो समस्या करने वाले, यातायात गाड़ी के ऊपर जो समस्या है, भंसार के ऊपर जो समस्या है, ये लड़की बेच बिखेन का ये समस्या है, ड्रग्स का ये समस्या है, ये सब हाथ हथियार घर जाना का ये समस्या है, और ये डुप्लीकेट नोट का ये समस्या है। ये सब समस्या इसमें अगर पड़ जाए और उसका समाधान अगर जो गलत तत्व ना करे, यहाँ करना होता है यहाँ का आदमी तो कब को करते, सदियों से तो नहीं हुआ। पॉइंट में कहीं तो ये तो ओल्ड में होता है, यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन आजकल हो रहा है कि बाहरी तत्व इसमें खेल रहे हैं, ये नहीं खेलना पाए। और मॉडल तमाम वर्ल्ड में तमाम टाइप का मॉडल है, ऐसा हम लोग ही नहीं है कि ओपन बॉर्डर, यूरोप में भी ओपन बॉर्डर है, उसमें क्या किया गया है उसको देखना चाहिए। नेपाल भारत में आज तक चल रहा था, और बेहतरीन क्या करना चाहिए, संबंध कैसा, किसी से तार बार लगा के टाइट किया है, किसी का कार्ड बिना कार्ड नहीं है, किसी का हल्का एक सामान्य परिचय पत्र से ही हो जाता है, कनाडा और अमेरिका के बीच में एक सामान्य परिचय पत्र से होता है, यूरोप में एक सामान्य उससे अपना यूरोपियन कंट्री में होता है।
तो हम लोग को भी अगर ज़रूरी है एक सिस्टम में लाना चाहिए, सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, सामान्य क्या करके करने से बेहतर होगा, अगर ये हो जाए तो और अच्छा। इसलिए आज जितना भी मित्र लोग ने है ना, ये तो युग आपके द्वापर त्रेता युग से संबंधित है, तो वो एक तो है ही, और जो रोटी बेटी का संबंध है वो भी है ही। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे कि अभी हमारे अग्रज जो है ये विनोद अग्रहरि जी जो बोले थे कि खुला सीमाना के आड़ में जो है आपका जैसे क्राइम हो गया, तस्करी हो गया, मानव तस्करी हो गया, ये सब जो नेगेटिव चीज़ें जो ये सब होते हैं, तो ये सब चीज़ के यहाँ कैसे रोका जाइए, एक चीज़ ये है। और मैं एक साइंस के विद्यार्थी रह चुके हैं, तो हम ये भी जानी थे कि जो है अगर खुला सीमाना के यहाँ एक मेम्ब्रेन के रूप में ले हो तो डिफ्यूजन तो होना है, और डिफ्यूजन ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर हम लोग तीन के तीनों करोड़ अगर इंडिया पहुँच जावा चाहिए तो इंडिया का कोई फर्क न पड़े, क्योंकि जो है एक बाल्टीन में यहाँ जो है 1 गिलास पानी डालने के बराबर है। लेकिन उधर से अगर 1 करोड़ भी इधर आएंगे तो हम लोग को तो बहुत बड़ा समस्या हो जाए। तो ये सब चीज़ को भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, जो हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। और मेरे ख्याल से यही दोनों का मेरिट, क्रॉस बॉर्डर के जो दोनों मेरिट और डिमेरिट है, इसी के ऊपर जो है हमारे ख्याल से दोनों गवर्नमेंट ने एक प्रबुद्ध समूह गठन किया हुआ है। लेकिन जो उसमें मेंबर्स हैं उनका दूर दूर बॉर्डर का कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी बोले कि न कभी वो एक दूसरे कंट्री बॉर्डर के थ्रू गए हुए हैं, न कभी आए हुए हैं, तो उनको जो बॉर्डर पर रहते हैं उनका समस्या कि उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी बात ये आ रही कि उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार किया तो रिपोर्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, न वहार वाले का करते एक्सेप्ट नहीं इधर वाले। हम लोगों के जो जनमानस में एक ये पैदा हो रहा है कि अगर उसमें है तो क्या है। एक तरफ देखा जाए कि उसमें एक चीज़ सत्यता ये है कि दोनों ग्रुप वाले जो है अपने अपने देश के लिए भलाई के लिए तो बनाए होंगे रिपोर्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दूसरे ने जो है क्रॉस कंट्री के लिए भलाई का काम किया है कि नहीं, जिससे कि जो बॉर्डर पर रहने वाले हैं उनका भलाई हो सके। अब ये चीज़ तो अभी रिपोर्ट तो खुली है नहीं, जब खुलने के बाद ही जो है पता चलेगा। तो हम लोगों को थोड़ा संयम ये भी होना है कि खुला बॉर्डर रहते हुए भी कि ये तो सर्वविदित है कि इंडिया और हमारी जो आर्थिक अवस्था और विकास के लिए सब कुछ हम लोग इक्वल नहीं है। हमसे जो है भारत काफ़ी विकसित और अर्थतंत्र में काफ़ी स्ट्रांग है, तो उनको भी चाहिए कि हमारा जो देश है थोड़ा बहुत सहयोग तो भारत से आता है, लेकिन हमें समृद्धि भी चाहिए। एक कहावत यह है कि अगर हमको आगे सामने जो है हरी सब्जी मिल जाती है, जो हमें जो भी सामान चाहिए वो मुझे रेडीमेड मिल जाती है, तो मैं उस चीज़ को अपने यहाँ में क्यों पता करूँगा, और उस चीज़ को खरीदने के लिए मुझे पीछे से पैसा भी मिल रहा हो, तो फिर मैं तो कुछ करूँगा नहीं ना, मैं अपना समृद्धि का करूँगा नहीं। तो यही हालत हमारी है। जातीय संस्था हमारे पास बहुत है, वो जितना चाहे पैसा दे देते हैं। इधर खुला सीमाना है तो इससे आप इधर से रेडीमेड सामान कुछ भी ले लीजिए, तो आपको न पैसे कमाने की जरूरत है, न अपने देश में कुछ करने की जरूरत है। Relationship of matrimonial relationship between the people living in the southern border, it also takes place in the eastern border. For example, I belong to Tamang community, and a lot of people of my community have been married to Darjeeling in the eastern part of India. So this relation of roti beti doesn't necessarily exist between the southern border. It also exists in the east and the west as well. Therefore, to further consolidate and strengthen this historical and cordial relationship, both India and Nepal should be jointly responsive to the issues, concerns, interests and necessities not only in the national level as mentioned by a lot of people, but also in the local and then the regional level. And the most important thing is there should be a modality how to achieve this expectation between the people living in the border areas. And I would like to suggest the name of such organization or body as Joint Border Management Mechanism. If we organize a committee called Joint Border Management Mechanism, then definitely
such a body could address the issues, concerns, interests of the people living on this side of the border and the other side of the border. And we should be functional and organized regularly for effective border management, coordination, and to foster the better relationship of India and Nepal. And then with this, I would like to end my opinion. Thank you. ये तुम कौन हो तो रोकने वाले, चटाई? ऐसी छोटी छोटी समस्याएं वहाँ आया करती हैं। तो मैं तो जो भी नेपाल का आदमी मेरे सामने आया कोई समस्या है, मैं व्यक्तिगत रूप से हेल्प करके और उनको भेजता हूँ। इन दोनों सरकारों ने वास्तव में बहुत पहले प्रवेश पत्र बनाना शुरू किया था। रुपेडिया में एसएसबी ने लाइन लगवाई, वो बाड़ा बनवाया, लेकिन चूंकि हमारे और नेपाल के संबंध सरकारों के थोड़ा हैं, ये तो संबंध हमारे, आप समझिए कि जनता के जनता से हैं। ये एक वर्ग के वर्ग से, ये सरकारों द्वारा किए गए संबंध नहीं है। और कोई भी, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो नेपाल की सरकार हो, इन संबंधों को रोकने में, चाहे वो दीवार खड़ी कर दे पूर्व से पश्चिम तक, मेची से महाकाली तक वो दीवार खड़ी कर दे, दोनों सरकारें मिल करके नहीं रोक पाएंगी इन संबंधों को। क्यों? ये एक अन्योन्याश्रित संबंध है भारत नेपाल का। समस्या ये है कि वहाँ आप जो दूसरी बात करें, कैरिंग हो रही है, तो कैरिंग हमारी सरकार भ्रष्ट है, आपकी सरकार भ्रष्ट है। कैरिंग तो होगी, आपके यहाँ पैसा ले लाइन होती है, वहाँ लाइन होती है, तो कैरिंग तो होगी। और मैं आपको बताऊं कि खुद पैसा लेते हैं, हमारे यहाँ पैसा लेते हैं और आपके यहाँ लेते हैं, बिना दोनों की सहमति के। क्या हुआ, क्या नेपाल में लाइन हो गई? क्या नेपाल में लाइन हो गई, अब यहाँ कर लो। तो पहले तो आपके यहाँ लाइन होती है भाई। दूसरी बात, आपके यहाँ नए नियम आ गए हैं कि जो है वो ये चीज़ जाएगी, पहले बैंकों में पैसा जमा कीजिए, पहले बैंकों में पैसा जमा कीजिए। नया कोई आदेश आया व्यापार का, और तब वो बैंक के थ्रू वहाँ के व्यापारी को पेमेंट होगा, तब आएगा। तो कैरिंग नहीं होगी, आदमी भूखों मरेगा, चीनी नहीं लाएगा। तो आपकी सरकार की ये व्यवस्था है, आदमी भूखों मरेगा, गला नहीं लाएगा, साबुन नहीं लाएगा, तेल नहीं लाएगा। जब आपके यहाँ है ही नहीं चीनी, आपके यहाँ तो चीनी भारत से नहीं आएगी। आप ट्रक से नहीं जाने देंगे तो कैरिंग से आएगी। आप खड़ी कीजिए ना दीवार, ये दोनों सरकारें खड़ी करने दीवार। आप आदमी को भूखा नहीं मार सकते। दूसरी बात, ना आपके यहाँ कोई उद्योग धंधा इतना विकसित है, ना हमारे बहराइच जिले में कोई है कि जो बेरोजगार युवक हों उनको धंधा मिल जाए, कैरिंग बंद हो जाए। ये दूसरी चीज़ है कि 15,000 रुपया रोज़ कमा लेता है आदमी, 1500 रोज़ कमा लेता है। तो आप उनको, ये आपकी नेपाल सरकार, हमारी भारत की सरकार उनको कोई उद्योग दे, कोई धंधा दे, कोई काम दे, उनको रोजगार से लगाए उनको, तो कैरिंग रुक जाएगी। क्यों पुलिस उनको खदेड़ेगी? आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक और कमी है। हम तो चाहते हैं कि भारत का माल नेपाल में चाहे कैरिंग से जाए और चाहे कस्टम होकर जाए। हम तो चाहते हैं कि चाइना के मुकाबले भारत का माल नेपाल में बिके, हम तो चाहते ही हैं, चाहे वो कैरिंग होगा। हम तो कैरिंग का समर्थन करते हैं, कारण हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में माल पैदा हुआ, हमारा दुकानदार लाया, उसको प्रॉफिट मिला, हमारा मजदूर कैरिंग करके रोजी रोटी कमा रहा है। हम तो चाहते हैं आपके चाहे कैरिंग से जाए और चाहे ट्रक। अब ट्रकों का सिस्टम आपकी सरकार ने पता नहीं क्यों बंद कर दिया। बैंकों के क्या, सिर्फ बैंक में रुपया जमा करे व्यापारी, फिर जो है बैंक टू बैंक पेमेंट हो तो वहाँ से माल आए। तो सुधार तो बॉर्डर पर देखिए, जब तक आप रोजगार नहीं देंगे युवकों को, जब तक आप नियमन की बात करते हैं, कैसे नियमित करेंगे भाई? यहाँ गांव का गांव आमने सामने है नेपाल में, आमने सामने गांव है। आप यहाँ बॉर्डर की रुपेडिया नेपाल में छोड़ दीजिए, आमने सामने गांव बसे हैं, उनके आपस में रोटी बेटी के संबंध है। लगा दे आपकी पुलिस तो हमारी भारतीय पुलिस रोक ले उनको, नहीं रोक सकती। ये संबंध अक्षुण्ण है, ये संबंध बने रहेंगे। ये है कि दोनों सरकारों के सोचने की बात। और वो जो है आपकी समिति बनी है काठमांडू टू दिल्ली, वो क्या है, हमारे बॉर्डर की समस्या क्या समझेगी? वो उनको आकर के यहाँ पूछना चाहिए, यहाँ की समस्या से अवगत होना चाहिए कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं क्या। ना गरीबी, दोनों देशों में बुरी तरह गाँव में गरीबी है, क्या करेगा आदमी, क्या खा लेगा? एक बात। दूसरी बात, ये जो इधर से चरस गांजा जा रहा है, उधर से स्मैक नशीली दवाएँ आ रही हैं, ये कई बार हम लोगों ने पकड़वाया है। आप जाने करोड़ों की दवाइयाँ 2 महीना पहले शायद पकड़ी गई, रुपेडिया में छापा पड़ा था, बहुत तगड़ा। ये रोग बहुत तगड़ा फैल रहा है आपके नेपाल में भी और हमारे यहाँ रुपेडिया में भी। रुपेडिया में होलसेलर हो गए, होलसेलर। हम लिखते भी हैं, खूब लिखते हैं। तो वो रोग, उससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ये हमारी बॉर्डर की मुख्य समस्या है, नशा।
इसको रोकना होगा। सभी लोग इस तरह बुद्धिजीवी वर्ग जो दोनों देशों का वो बैठ करके इसी तरह बातचीत करें तो कोई समाधान निकलेगा। धन्यवाद। सरकारों को ऐसे निर्णय लेने पड़े कि आज हमें लग रहा है कि कुछ कठिन हो रहा है आवागमन, तो ये हुआ कि हमने उस जो हमें सुविधा दी गई थी कि सीमा पर निर्बाध रूप से आवागमन हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं था, तो उसमें कुछ अशुद्धियां आने लगी आवागमन में। हमने कुछ ऐसा काम किया कि सरकार को लगा कि नहीं, इससे देश की सुरक्षा को नुकसान हो सकता है, तो सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम एजेंसियों को भारत सरकार की ओर से नियुक्त किया। इसमें IB है, RA है, LIU है, SB है, अब ATS भी लग गई है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी रुपैडिया में हो गई है। इसकी आवश्यकता पड़ गई। आपके नेपाल में नेपाली पुलिस हुआ करती थी पहले, बाद में APF का भी आपके यहाँ गठन किया गया। अब जितनी भी बॉर्डर सीमा चौकियों पर SSB की ड्यूटी लगी है, उतने क्षेत्रों में आपका APF भी ड्यूटी करता है, और जो काम SSB करती है वो काम APF करता है। तो दोनों लोगों का समन्वय कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि खराब है, दोनों लोगों का समन्वय होता है, बराबर मीटिंग होती है, बराबर मीटिंग में क्या मुद्दे हैं, कैसे सीमा का देखरेख करना है, कैसे सीमा की चौकसी करना है, इन बातों पर मुद्दा जरूर होता है और इसकी पहल की जाती है। अब रहा आवागमन की बात, तो आवागमन तो इस नाते डिस्टर्ब हुआ कि सीमा की सुरक्षा को लेकर जो भी निर्णय लिए जाएंगे सरकार द्वारा लिया जाता है। अब जो अंतर संवाद ये कार्यक्रम किया गया है कि जो सदस्यीय टीम बनाई गई है, कुछ लोग भारत से बनाए गए हैं, कुछ नेपाल से, तो उसको सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? जैसे हमारे सीमा पे तमाम प्रकार के NGO हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, नेपाल में भी भरमार NGO हैं जो नेपाल सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो उन NGO से उस प्रकार की एक बैठक करके या अंतर क्रिया करके सीमा की जानकारी लेनी चाहिए थी कि सीमा पे आखिर आवागमन की क्या दिक्कत है और हम सीमा पर किन किन नियमों का पालन करा सकते हैं लोगों से, जो देश की सुरक्षा के साथ साथ रोटी बेटी के संबंधों को भी मजबूती लावे। हमें इस संबंध में काम करना चाहिए। हमें इस संबंध में काम करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि सीमा को हम बंद कैसे करें या इसका कम कैसे करें। हमें विस्तारवादी सोच रखना चाहिए कि हम अपने आप को सम्मान देते हुए दूसरे को कैसे विस्तार कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। इस बात पर अगर बल देंगे तो सीमा पर आवागमन भी निर्बाध रूप से होगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, व्यापार भी बढ़ेगा। धन्यवाद। और दो शब्द रखने के लिए यहाँ राम जी ने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं शुक्रिया और सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा। यहाँ जो नेपालगंज में हम लोग रह रहे हैं और ये जो आज का जो ये कार्यक्रम जो अंतर संवाद का जो ये कार्यक्रम है, इसमें जो समझ नेपालगंज में और ये रुपैडिया का जो ये नाका, ये काफ़ी दिन से काफ़ी समय से ये नाका हम लोग झेलते जा रहे हैं कि पहले इस किस्म का टाइट नहीं था। इससे पहले भी सभी ने अपना अपना राय विचार रखा और इसमें क्या देखा जा रहा है कि कुछ दिन से जो ये एकदम और ये व्यापारिक रूप से भी और एक जो ये है हमारा जो इंटर रिलेशन जो रोटी बेटी का जो संबंध है, जैसे कि मेरा भी मामा घर उधर है इंडिया में और इधर यहाँ से भी शादी उधर होता है, उधर से भी शादी इधर होता है। ये संबंध तो है ही है। और दूसरा बात ये है कि उस संबंध को तो रखा जाए क्योंकि ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और इसके साथ साथ जो ये ट्रेड जो है वर्ल्ड ट्रेड का भी बात आता है। इसमें जो यहाँ जो बीच में लॉकडाउन का जो समय था, उस समय में जैसे कि अपना इंडिपेंडेंट जो अब उसमें भी थोड़ा टाइट करना चाहिए, जैसे कि ओपन हम ट्रेडिंग वगैरह कराने से जैसे कि हमारा करेंसी है उसको भी कैसे वो अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बात हम लोग को सोचना चाहिए। बाकी संबंध तो है ही, बाकी रिलेशन तो है ही, उसको हमारा और उधर का रिलेशन अचूक है, आज से नहीं है, ये बहुत पुराना रिलेशन है और ये हमेशा रहना चाहिए क्योंकि दोनों हिंदू राष्ट्र है और दोनों हिंदू राष्ट्र का रिलेशन जो है एकदम और भी अच्छा होना चाहिए। जो अभी है बीच में कुछ तनावपूर्ण हुआ था उसको भी सुधार करते हुए एकदम अच्छा करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ट्रेड पे भी ध्यान देना होगा क्योंकि वो कैरिंग वगैरह पे भी ध्यान देना होगा। जो ये अपराध वगैरह हो रहे हैं उसको भी ख्याल में रखते हुए उस संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए। इतना कहते मैं अपना दो शब्द यही हुआ, इसके लिए हम दुखी भी हैं। ये पहले व्यापार संघ में जब हम थे तभी भी ये सब बात उठाया करते थे। रुपैडिया व्यापार मंडल के साथ भी
हमारा बैठक होता रहता था। इसी प्रकार जो है बॉर्डर में भी पत्रकार जो भी सर लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम देना संभव नहीं है। मुरलीराम जी हैं, हमारे और सब मित्र लोग हैं, ये सब लोग से बराबर यहाँ के संबंध के विषय में और यहाँ का पत्रकार, नेपालगंज का पत्रकार और रुपेडिया का पत्रकार के बीच में भी कई बार हम लोगों ने इस प्रकार का अंतर्वार्ता किया है और उसमें बहुत सकारात्मक ही रहा है। जैसे कोई भारतीय व्यक्ति नेपाल में कोई दुख पाता था तो हम लोग तुरंत उस पर एक्शन लेते थे और प्रयास करते थे जितना हो सकता था कि उसको जो है साझीकरण कर दें और वो निकल जाए। इसी प्रकार नेपाली भी जो है कभी औषधि कराने दवा करने के चक्कर में भी पैसा लेके जाता था तो रास्ते में रोक लिया जाता था। कभी कोई सुबह से वहाँ आ रहा है तो उसको जो है बॉर्डर पे तांगा वाले, रिक्शा वाले, ये सब लोग बड़ा तंग करते थे, उसमें भी हम लोग बराबर बोलते थे। तो उसमें भारतीय पत्रकार का बहुत अहम भूमिका रहता था। मैं इनको नमन करूँगा, सम्मान करना चाहता हूँ कि इन लोगों का सदैव नेपाली समस्या पे, तो जब तक मैं खैर 3 साल मतलब सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तीनों कार्यकाल में मैंने देखा आप लोगों का सहयोग बहुत बढ़िया रहा। इस मामले में हम लोग कोई भी छोटी मोटी बात रखते थे तो ये लोग तुरंत उस पर एक्शन लेके खुद एसएसपी तक भी चले आते थे। कई समस्या में तो हमने पत्रकार लोगों को एसएसपी में बुलाया है। जैसे किसी बैंक का आदमी पैसा लेके जा रहा है, बाई चांस फंस गया तो जितनी मजबूरी है 1500 सीज कर दिया, बाकी पैसा वापस कर दिया। कभी न भी सीज किया। तो ऐसा समस्याएं जो हम लोग की रोटी बेटी का संबंध है नेपाल और भारत का, इसमें हमको नहीं लगता है कि मतलब जो है बॉर्डर में हम लोग के साथ कोई समस्या है अभी तक, और ये समस्या आना भी नहीं चाहिए। और हम लोग का आज ये जो है अंतर संवाद का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। स्वाभाविक है कोई भारतीय नेपाल में आना चाहता है, नेपाल घूमना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, यहाँ के कल्चर को देखना चाहता है, हमारे पर्यटन को देखना चाहता है, तो हम उसको तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम लोग भारत में कोई दवा औषधि करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, तब भी हम लोग, इन लोगों का पूरा सहयोग हमारे प्रति रहता है और इसको और रहने देना चाहिए। बीच बीच में जो आता है समस्या, इसको हम लोग ऐसे आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करें। अब रह गई गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट कितने बॉर्डर खोला जाए, कितना बॉर्डर न खोला जाए, कैसे तार बार किया जाए, किन किन बॉर्डर पे काम किया जाए, इसके लिए तो अगर इस बॉर्डर को नहीं खोलता गवर्नमेंट तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। किसी भी कीमत पे हम लोग ये सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन का बहुत कुछ हमारे बॉर्डर से निर्भर करता है। थोड़ा सा बीमारी लग जाए तब भी हम अच्छा इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली पहुँचते हैं। अपने पुरखों को तारना हो तब भी गया जी जाके पुरखा तारते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संपूर्ण संबंध भारत नेपाल से रहा है और इस बॉर्डर का तो अपना एक अलग ही महत्व है। ये कम से कम 18-20 जिला को यहाँ से जो है कंट्रोल करता है ये बॉर्डर। इसलिए इस बॉर्डर को किसी भी कीमत पे बंद नहीं होना चाहिए। बंद करने की अब तक हमने कोई ऐसी बात भी नहीं सुनी है बंद करने का। इस बॉर्डर को जैसे भी खोले रखा है और इस बॉर्डर के प्रति अगर कोई बंद होने वाली बात होती है तो हम लोग कदापि सहन नहीं करेंगे। ये बॉर्डर सुरक्षा के साथ यहाँ से कोई गलत काम न भारत के प्रति नेपाल गवर्नमेंट चाहता है, न भारत गवर्नमेंट चाहता है नेपाल के प्रति। ये जो चला आ रहा है इसमें हमको लगता है कोई जो है कंजूसाई नहीं होना चाहिए। और आज की इस बैठक से दोनों पक्ष के सभी नेताओं को और सभी यहाँ के व्यापारी गण को, हमारे राजनीतिक दल के भी पार्टी अध्यक्ष लोग बैठे हैं, हमारे ऊपर मेयर साहब भी बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हैं, यहाँ के पत्रकार लोग बैठे हुए हैं। सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि हम लोग इसी प्रकार बैठक करके बहुत समस्या का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये अपने स्तर से भारतीय मीडिया जो है दिल्ली को गुहारे कि हम लोग यहाँ शांति से कर रहे हैं। यहाँ जो कमी कमजोरी है उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करके भारत की गवर्नमेंट से सुधार करवाए। हो सकता है हमारे नेपाल की गवर्नमेंट से कोई कमी कमजोरी हो, उनको लगता है कि हमारे भारतीयों को तकलीफ हो रहा है या हमारे गाड़ी आने जाने में दुख हो रहा है, हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें हम लोग स्थानीय सरकार के प्रमुख भी यहाँ बैठे हुए हैं और राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं। किसी भी कीमत पे हम लोग इस बात को ऊपर तक उठा के सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। बाकी मैं विलम्ब से आया, क्षमा चाहता हूँ। मैं कोलपुर था और मैं नेपाल और भारत के पत्रकारगण और यहाँ के नेतागण संपूर्ण में आप सभी को नेपालगंज में स्वागत है। सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत
महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पे हम लोगों को बात इससे और पहले भी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस विषय पे अफसर लेवल में बात होता रहता है और वो लोग आते जाते रहते हैं, और हमको लगता है कि प्रत्येक 2 महीने 3 महीने में डीएम और सीडीओ लेवल का एक मीटिंग होता है, उसमें ये सारी बातें आती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है हम लोगों का कि जो हम लोगों के जो संबंध हैं, अभी एक मित्र ने कहा कि चाइना से ज़्यादा हम लोगों का प्रोडक्ट यहाँ आए, वो हम लोग चाहते हैं। हमको तो लग रहा है 90% भारत का ही प्रोडक्ट यहाँ आता है, 90% यहाँ पर आता है। और दोनों देश की अपनी अलग अलग नीतियाँ हैं, दोनों देश अपने अपने एक अलग राष्ट्र हैं और दोनों ही अपने अपने कानून से चलते हैं। तो उसमें हम लोग ये चाहते हैं जो हम लोगों का पुराना मित्रता है, जो पुराने संबंध हैं, वो बरकरार रहे। बाकी जो सुरक्षा के लिहाज से जो कड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें कड़ाई हो, मतलब वहाँ पे लोकल सिटीजन जो जाते हैं, जो लोकल पब्लिक नेपाल आते हैं और नेपाल से जो इंडिया जाते हैं उनको तकलीफ़ न हो, सुरक्षा में कोई चूक न हो, नेपाल को कोई खतरा पहुँचे तो चोट भारत को लगेगी, जो भारत को कोई जो अगर चोट लगती है, जो अगर कोई खतरा होता है तो वो नेपाल को चोट लगेगी, क्योंकि हम लोगों का संबंध ही वही है। तो इसलिए जो सुरक्षा के लिहाज से हम लोगों को जो कष्ट थोड़ा सा झेलना पड़ता है, उस कष्ट को भी हम लोगों को थोड़ा से बर्दाश्त कर लेना चाहिए कि हमारे फ़ायदे के लिए कोई गलत व्यक्ति इधर से उधर इन ना हो जाए, चला ना जाए, और जो कि वो सुरक्षा थ्रेड दे दे और सुरक्षा में ही कारण बन जाए। इस तरीके से मैं अभी एक हमारे मित्र हैं परस्पर के, वो ट्रैक्टर का एजेंसी वहाँ पे खोले हैं, तो हमको कहा कि चलिए 2 मिनट के लिए देख आइए। तो मैं गया वहाँ देखने के लिए, तो अब सुरक्षा एसएसबी ने क्या किया है, 2 लोग बाइक से जा रहे हैं तो एक को उसमें जाने देता है, दूसरे को उसमें से अंदर से आप उतरिए और वहाँ से जाइए कह करके कहा। तो हमने कहा यार पहले तो कुछ ऐसा नहीं था, और मैं इलेक्शन जीतने के बाद ही पहली मरतबा वहाँ पे गया था। तो उस तरीके से देखा। रहा सवाल जो रिक्शे वाली बात का है, ये रिक्शे वाली बात को दोनों अफसरों ने, दोनों देश के, बाकी ज़िला की सीडीओ ने और इंडिया के डीएम ने, इन दोनों का वहाँ पे समझौता हुआ है। जो अभी बीच का जो इलेक्शन था, रिक्शे ना आने जाने देने का, पैदल आने जाने देने का, जो भीड़ भाड़ होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे लग रहा है कि इसी बात पे सहमति हुई है। और आप जो अगर वहाँ पे इंडिया कस्टम एसएसबी जो अगर रिक्शा आने जाने देती है, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि यहाँ से आने जाने दिया जाएगा, हम लोगों को ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं है। और यहाँ के प्रशासन से कह करके हम वो रिक्शा वहाँ तक जाने के लिए कहेंगे और वो खोल भी देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग निर्भर भारत पे ही रहते हैं। भारत का जो अगर हमारे यहाँ 80% चलता है तो केवल वहाँ हमारा 20% ही सुनवाई होता है। भारत की गाड़ी जो अगर आती है तो 15 मिनट के अंदर भंसार करवा करके जो भी नेपाल सरकार का टैक्स ले करके पूरे नेपाल देश में घूमने के लिए सुविधा मिलती है। और हम लोगों को क्या होता है, हफ्तों इंतजार करने के बाद में जब हम भारत में एम्बेसी जाते हैं, वहाँ से अपना परमिट लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उसके बाद में हमको भारत में इन होने का अवसर, जाने का अवसर मिलता है। तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि वो सुविधा जो भारतीय एम्बेसी काठमांडू में है, वो सुविधा नेपाल गंज रुपैडिया कस्टम पे क्यों नहीं हो सकता है। वो सुविधा जो वहाँ पे लिया जाता है, जो टैक्स वहाँ लिया जाता है, आपका जो टैक्स है वो टैक्स हम तीरने के लिए तैयार हैं। आप टैक्स मत छुड़वाइए हमको, आप टैक्स मत छोड़िए हमको। जो टैक्स भारतीय एम्बेसी को देते हैं हम, वो टैक्स आप कस्टम पे ही लेकर के पे कर दीजिए, ताकि झंझट खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाए। आप चेक कर लीजिए, हम ईमानदार लोग हैं, नेपाल के लोग ईमानदार लोग हैं। वो अपना चेक करवाने में, जो ईमानदार होगा उसको चेक करवाने में, अपनी तलाशी देने में और अपने करने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो कोई परेशानी नहीं, उसमें नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वहाँ पे अपना सामान भी दिखा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। प्रॉब्लम उसी को होगा जो बेईमान होगा, तो हम लोग उस तरीके से तो है नहीं। बाकी यहाँ से जो गलत गतिविधि हो रही है, प्रशासन उस पर टाइट करता है तो हम लोग सहयोग करेंगे उसको, और जो अगर वहाँ से गलत गतिविधि हो रही है हमारे यहाँ, प्रशासन जो अगर टाइट करता है तो उसको हम लोग टाइट करेंगे। अब वो गलत विधि में जिसमें वो बात को हमको नहीं कहना चाहिए। अब तो जो गैर कानूनी रूप से जो सामान इधर का उधर, वो अपना एक निजी मैटर है, वो किसी का अपना अपना हो सकता है। हम तो यही चाहेंगे कि डायरेक्ट आए
और नेपाल कस्टम हो और कस्टम हो करके आए हमारे देश में बिके और हम लोग उसको खरीदें, हम लोग उसको भी टैक्स देते हैं। मतलब समस्या ये है कि डिफरेंसेस जो नेपाल सरकार का जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। खुला बाज़ार, और खुला बाज़ार के कारण क्या है, क्यों रुपया लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा टैक्स व्यापार संघ हम लोगों पे और हम लोग यहाँ पे चिल्लाते हैं कि रुपया वाटर बंद कर दो। मतलब मार्जिन इतना है, टैक्स इतना ज़्यादा है, 1 केजी चीनी पे 30-35 रुपया पर केजी पे भंसार है, और रुपया में जाओ 50 रुपया नेपाली में चीनी मिल जाएगा, शक्कर मिल जाएगी, और यहाँ पे वही चीनी 100 रुपया में मिलता है। अब लोग कहता है भैया जाएंगे रुपया 5 किलो चीनी ले आएंगे, 2 किलो चीनी ले आ जाएंगे, 2 किलो लाएंगे सीधा मुझे 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए भी थोड़ा से ज़्यादा उसमें प्रशासन और के कंट्रोल से वो बाहर ही लगता है। 2-4 किलो घर के लिए लोग झगड़ा भी करने लगते हैं। तो इस तरीके से जो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये अपना जो करते ये वो उसमें हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को जाना चाहिए जो हम लोगों का रोटी बेटी का संबंध है, वो रोटी बेटी का संबंध बरकरार होना चाहिए। सीमा का आवागमन जिस तरीके से पहले था उस तरीके से बरकरार होना चाहिए, और यही नाका हम लोगों को एक ज़िले नहीं पूरे आधे मुल्क नेपाल को, अभी नंदलाल जी ने बताया है 24-25 जिला नहीं, यहाँ से काठमांडू के लिए भी सप्लाई होता है, और लगभग वीरगंज के और भैरहवा के बाद में तीसरे नंबर पे काठमांडू को सप्लाई देने वाला जिला भी है। तो इस तरीके से पूरे देश को ये रास्ता, चाहे वो निर्माण सामग्री हो, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, सप्लाई करता है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो संबंध है वो न बिगड़े। हम लोगों का, अभी नंदलाल जी ने बताया आप लोगों को, हम लोगों का धार्मिक भी बहुत महत्वपूर्ण जुटा हुआ है, और इसमें से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिसका इंडिया में ससुराल है, कई लोग ऐसे बैठे हैं जिसका नेपाल में ससुराल है, और उनके कोई किसी की बहन बेटियां हैं, किसी के क्या है, पूरी सारी तरीके से हम लोगों के नातेदारियां रिश्तेदारियां एक आपस में हैं। कहीं कहीं तो ऐसा लगने लगता है कि अभी कोई जो अगर अपर झट में आए तो 1-2 फेस के अलावा सब बता देगा ये सब लोग एक ही मुल्क के हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का खान पियन चाइना से कभी मिल ही नहीं सकता। हम लोगों को अभी बंद कर दो, कह दे तुम चाइना से शादी कर लो, अपने बेटा का चाइना से शादी करके लेकर के आओ, तो हो सकता है? नहीं हो सकता है। और खाना हम लोगों को अभी खाना चाइनीज वाला देने लगे तो क्या हो सकता है? 99-1-8% किसी कोने में देश के हमारे जो अगर चाइनीज कहीं खाना खाता होगा तो नहीं, मतलब खाना जैसे इंडिया में खाया जाता है वैसे यहाँ पर भी खाया जाता है, खाने में भी फर्क नहीं है। भले ही वहाँ पे लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, यहाँ पे लोग भात ज़्यादा खाते हैं, वो फ़र्क है, मगर दाल चावल सब्जी जो रोटी होती है वो हम लोगों का एक ही तरीके का है। और लगभग भाषा, नेपाली भाषा को लोग इंडिया में भी नेपाल से ज़्यादा ही लोग नेपाली भाषी हैं, नेपाल से ज़्यादा इंडिया में ही नेपाली भाषी लोग हैं। और ये जो इंडिया का भाषा और नेपाल का जो, भारत और नेपाल का जो भाषा है, इस भाषा में लगभग हमको तो लगता है कि आप नेपाल के किसी भी कोने में जाइए, आप हिंदी बोल लीजिए तो उसको टूटी फूटी बातों में आपको समझा देगा, आपका काम चल जाए। नेपाल का जो लोग रहने वाला है, जो अगर इंडिया में जाता है तो कुछ भी भाषा उसको समझ में आता है, और लगभग लोग ढाबा वाले, होटल वाले और ये सब तो जानते ही, बोलते भी हैं, और उनको समस्या नहीं होती। अभी जो अगर इंडिया और भारत नेपाल वालों को चाइना से जो अगर हम लोगों को वो बात करना पड़े तो हम लोग क्या कर पाएंगे इसमें, और वो हमारे यहाँ आकर के क्या कर पाएगा? तो इस संबंध को, इसके जिम्मेदार मीडिया के लोग भी हैं। इस संबंध को बरकरार रखने के लिए, इस वातावरण को बरकरार रखने के लिए, इस रोटी बेटी और धार्मिक सौहार्द जो हम लोगों का आवत जावत है बरकरार रखने के लिए, इसमें कहीं ना कहीं पत्रकार 1 नंबर पे जिम्मेदार हैं। जब पत्रकार इस सारी समस्याओं को उजागर करेंगे, दोनों देश के नागरिक की जो समस्याएं हैं आप फर्स्ट पन्ने पे लिखेंगे, आप अपने न्यूज़ चैनल पे जो अगर फर्स्ट न्यूज़ दिखाएंगे तो सरकारें जो दोनों देश की हैं वो बाध्य होकर के इस समस्याओं को समाधान करेंगी। सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए माध्यम, एक जरिया क्या है? मीडिया ही है। मीडिया के मार्फत भी सरकार तक पहुंचा जा सकता है। मीडिया के मार्फत हम विश्व जगत को अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। तो ये सारी सब समस्याएं हैं, और इस समस्या को समाधान करने के लिए आप लोग भी तैयार रहिए, और यहाँ पर भी आप लोग जब भी कहिए, आप लोग भी वहाँ पर प्रेशर डालिए, आप लोग भी वहाँ के एसपी और डीएम को, यहाँ के डीएम और एसपी को, दोनों लोगों को संयुक्त
एक बैठक करने के लिए पहल किया जाए, हम भी कहेंगे और आप लोग भी उधर के कहिए, एक संयुक्त पहल करके सुरक्षा में जो अपनी कड़ाइयाँ होती है उसे नहीं, मतलब जो हमारा संबंध है, जो हमारा बॉर्डर का रिलेशन है, जो हम लोग आते जाते हैं, इसी तरीके से हम लोगों को आने जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी हम लोगों की समस्या क्या है कि जो बॉर्डर पे जो भारत ने जो बॉर्डर पे जो रास्ता बना दिया है उसको रास्ता कहते हैं और हम लोग अपने भाषा में उसको बांध कहते हैं, और वो पूरी तरीके से बांध बन गया है और जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा बंद करके, वो नेपाल के डूबने के अलावा और कुछ नहीं होगा। उसमें नेपाल के जो तराई का भूभाग है लगभग वो 50% से ज़्यादा डुबान में पड़ जाएगा। इसके लिए भी आप लोग और हम लोग दोनों कहते हैं कि दिल हम लोगों का दोनों का जुड़ा हुआ है, भले ही आप नेपाली नागरिक हैं और हम भारतीय नागरिक हैं। आप तो जुड़ा होने के बाद में कल जब हम डुबान में मुसीबत में पड़ेंगे तो क्या आप उसको सह सकते हैं? आपका बहन बेटी भी होगा, आपका दामाद भी होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा, इसी तरीके से हमारा भी वहाँ पे कोई होगा। तो इस तरीके से जब हम उस डुबान में फंसेंगे, जब हमारे लोग यहाँ पे डुबान में फंसेंगे, और तो उस तरीके से क्या हो सकता है? कहीं कहीं पे तो पानी अभी क्या होता है कि टोटल पानी भारत की तरफ तराई का पानी खुले रूप में बहता था, अब वो जब बंद जाएगा तो खुले रूप में नहीं जा सकता है, और उसके इतना मजबूत नहीं है वो कि पानी को डंप को रोक सकता है, वो पानी के प्रेशर को रोक सकता है। मान लिया जाए अभी यहाँ पे पानी ज़्यादा रुक गया और आपने हाइट में बांध दिया है, बांध को हाइट में रास्ते को बना दिया, फोड़ करके जब फोर्स के साथ में आपके यहाँ पानी जाएगा तब उस वक्त की स्थिति क्या होगी, और जब थोड़ा थोड़ा रास्ता दे करके निकाल देने से पानी, उस वक्त की स्थिति दूसरी होगी, और जब ज़्यादा फोर्स के साथ में पानी जाएगा आपका तो उस वक्त की स्थिति क्या। जब कहीं कहीं पे आप देखते नहीं, एक ही मरतबा में डंप को छोड़ दिया जाता है, पानी को खोल दिया जाता है, उसके मुहान को खोल दिया जाता है, तो कितना सा पानी एक मरतबा जाता है, गाँव के गाँव सैलाब में डूब जाते हैं और मवेशी जानवरों का कितना नुकसान होता है। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हैं आप लोग उजागर कीजिए। नेपाल की जो समस्या है वो इंडिया की साझा समस्या होनी चाहिए। वो साझा समस्या के साथ में जो भारत की समस्याएं हैं, सुरक्षा की जो समस्याएं हैं, वो भी नेपाल की साझा समस्याएं हैं। जो नेपाल में अभी क्या होगा, जो अगर कोई हम लोगों पे हमला करे और नेपालगंज में ला करके हमला कर दे तो रुपैया थोड़ी ना छूता रह जाएगा। रुपैया बॉर्डर में ले जा करके हमला कर दे तो क्या नेपालगंज थोड़ी ना, जमनहा नेपालगंज थोड़ी ना छूता रह जाएगा। लपेट में तो दोनों लोग आएंगे ना। तो इसलिए उस नज़र से जो अगर भारत अपने देश के लिए कड़ाई करता है, नेपाल अपने देश के लिए कड़ाई करता है, तो उस पर जो अगर थोड़ा से हम लोगों का मुश्किलें आता है तो उसको हम लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। बाकी के जो संबंध हैं वो हम लोगों को बरकरार रखना चाहिए, और इसी बात को आप लोग आज प्राथमिकता के साथ में आप लोग उठाइए और भारत सरकार के कानों तक पहुँचे। और मैं आप लोग सभी लोगों को यहाँ पर धार्मिक स्थिरता के लिए जो हम लोगों का एक सौहार्द है, जो बाप दादाओं ने घर बनाया है, जो घर में जिस घर में हम रहते हैं, तो उस घर का जितना जिम्मेदारी आपका है उतना जिम्मेदारी भी मेरा है। जो अगर मेरे घर में आग लगती है तो आपका घर अछूता नहीं रह सकता है, आग की चिंगारी आपके घर में भी जाएगी। तो इसलिए जो बाप दादाओं ने एक बड़े रख दिया है, कमरुद्दीन का भी रखा है, रहमान का भी रखा है, रहीम का भी रखा है, राम का रखा है, और आप जो अगर उसमें से जो अगर किसी के घर में तीनों में से एक में जो अगर लगी तो तीनों को नहीं बचना है। और धार्मिक रूप से नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है, जमहूरियत है। आज जमहूरियत के तहत नेपाल में संहिता के तहत आज नेपाल में आप देख लीजिए, नेपाल को संहिता इतनी तरीके से फल और फूल रहा है। नेपाल में संहिता जब से हुई है, हमको ये लगता है कि जब से हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग ग्रेविल और धूल के रास्ते के अलावा कभी पीच रास्ता नहीं देखते थे। यहाँ पर इंडिया जाते थे तो वहाँ पता चलता था कि हमारे मुल्क में, हमारे नेपालगंज में ऐसा रास्ता कब बनेगा। तो हमको तो दिख रहा है कि ऐसे रास्ताएँ बन रही है। और ये फेडरल जो आपका जो गांव पालिका जो एक प्रमुखी जिसे कहते हैं वो जो बना हुआ है, इसमें से भी क्या फ़ायदा हुआ है लोगों का। पहले जो पैसा यहाँ पर आता था उस पैसे से क्या होता था, सीमित लोगों का विकास होता था। पहले भी पैसा आता था, मतलब सीमित लोगों का विकास होता था। वो एक पैसा एक जगह पे आता है। अब हमारे ज़िले में 8 जगह पे वो पैसा आता है। 8 जगह पे आने के बाद में क्या होता है, वो अपने अपने एरिया के जो, तो इसलिए जो फेडरल है यहाँ पे वो सक्सेस हो रहा है। और विकास के नाम पर और गाड़ियाँ वहाँ पे जो 2-3 दिन लगी लाइन में लगी रहती है। नेपाल कस्टम में जो असुविधाएँ होती हैं, इस पे भी
आप लोगों को उजागर करना चाहिए। सुविधा दोनों देशों के नागरिक को चाहिए। और अभी रुपैया के जितने भी भारत के जितने भी लोग आते हैं नेपालगंज फ्री आने जाने का उनका व्यवस्था है। और मैं आप लोगों को एक और बातें बता देते हैं, जो आपके यहाँ के लोग आते हैं, हमारे यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्थापन में दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें कुछ ही दिनों के बाद में ख़त्म होगी। हम लोग पार्किंग का भी व्यवस्था बहुत जल्द करने वाले हैं और आप लोग सहयोग कीजिए। धार्मिक स्थल भी हमारे यहाँ हैं, आप लोग आइए, भाग्यश्री मंदिर आइए, कमर बाबा जाइए, तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं, 2 का मैंने नाम लिया है। उस तरीके से आप लोग जितने भी लोग आते हैं, हम तो चाहते हैं हमारे देश में जितने भी पर्यटक आ जाएँ, जितने भी भारतीय लोग आते हैं। हमारे देश में एक बोतल की कीमत पानी की कीमत इंडियन 6 रुपया की है और नेपाली 10 रुपये की है, और हम लोग उसको बेचते हैं 25 रुपया में। जो अगर इंडियन आदमी ये कहा करके हमारे देश का एक बोतल पानी पीता है तो 15 रुपया हमको दे करके जाता है, तो हम क्यों कहेंगे भैया हमारे यहाँ ना आओ? हम तो कहते हैं जितना हो सकता है हमारे मार्केट में आओ, आप हमारे मार्केट के सामान को आप खरीदिए, हमारे मार्केट के हमारे होटलों को और हमारे जो यहाँ व्यवसायी हैं आप उससे साझा कीजिए। आप अपना व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, आइए नेपालगंज में, क्या क्या सुविधा आप लोगों को चाहिए वो नेपालगंज महानगर पालिका आप लोगों को देने के लिए तैयार है। तो उस तरीके से व्यापार व्यवसाय और जो हम लोगों की दोस्ती है वो दोस्ती को भी हम लोग किसी भी तरीके से मिटने नहीं देंगे और इस दोस्ती को हम लोग आगे तक बढ़ाते रहेंगे। और हमको लग रहा है कि कितना टाइट करके हम लोग जाते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इतना फ्रीडम है, इतना सहज है, इतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे अपने पब्लिकों का कितनी व्यवस्था किया गया है वो हमने देख के आए। बेल्ट तक खोदना पड़ता है, आपको इच्छा नहीं लगेगा तो पैंट भी खुलवाता है, मगर वहाँ कोई विरोध नहीं होता है। सिक्योरिटी अभी संसार की सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संसारों की संपूर्ण शक्ति को थ्रेट करने वाली सिक्योरिटी, सुरक्षा। आज अमेरिका जैसे देश इसमें फेल खा गया, इंडिया जैसा देश फेल खा गया, और संसार के कितने देश हैं वो सब फेल खा। इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइट करने की बात में हम लोग के असहयोग नहीं होना चाहिए। एक ही चीज़ होना चाहिए, वो पब्लिकों को कैसे सबसे ज़्यादा सुविधा होगा। चाहे आप बॉर्डर पूरा सील करिए, मगर पब्लिक को सुविधा होना चाहिए। एक ही मकसद होना चाहिए कि जनता का सुविधा होना चाहिए। जनता का रोजगारी, हम लोग भारत का और नेपाल का और चीन नेपाल के संबंध में फ़र्क है। वहाँ भी हमारी बॉर्डर में हिमाल है तो इधर हमारी समथर भूमि है, इसके इधर रिलेशन में सहज है, उधर भी हम तो दोनों तरफ धार्मिक हिसाब से जुड़े हुए हैं ना। इधर भिरकुट के हिसाब से जुड़े हुए हैं तो इधर सीता के हिसाब से जुड़े हुए हैं। जुड़े तो हम धार्मिक के हिसाब से जुड़े, मगर उनकी स्वभाव, नेचर, कल्चर फर्क है। हमारी इधर की नेचर कल्चर से हमारा मैच करता है। इसीलिए चाहे सीमा खुला हो चाहे बंद हो। अभी जो सीमा बंद होने की ईपीजी का जो बात है, ईपीजी का बात तो हम भी नहीं जानते हैं, मगर भारत सरकार वो पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये हमको थोड़ा सा ताजुब है। और भारत हमारी क्या रोटी बेटी का संबंध की बात करता है तो बॉर्डर में पब्लिकों का थोड़ा सा आक्रोशित करने वाला काम क्यों करता है। आप लोग ने शायद समाचार सुने होंगे, जब नेपाल और भारत की ये जो नए मुल्क का हुआ था उस समय कई ज़मीन नेपालियों का ज़मीन इंडिया में हुआ, इंडियन का ज़मीन नेपाल में हुआ। अब ये नेपाल ने कानून बनाया कि विदेशियों का भूमि अब नेपाल में नहीं रहेगा, तो इसको अपने सल्टाइए, इतने समय के अंदर सल्टाइए करके नेपाल ने कहा, मगर भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब ये शायद हमको सुस्ता में है या महेंद्र नगर में, इधर का ज़मीन उधर नेपाली का ज़मीन था, वहाँ पे जोतने नहीं, बेलौरी का समस्या, जोतने का नहीं दिया। बाद में वहाँ एसएसबी और हमारे एपीएफ का बैठ के जोतने देने की बात हुई। इसमें भारत का क्या जाता है हमको बताइए। एक किसान ज़मीन है, उसकी लालपुर जाए है, उसकी ज़मीन की उसके पास अथॉरिटी कार्ड है, तो वहाँ ज़मीन में वो रोपेगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे क्या होता है कि इससे मैं थोड़ा बताऊँ, इससे चाहे भारत की इधर आए चाहे नेपाल की उधर जाए, इससे तो संबंध को सहज करेंगे तो इससे तो और भावनात्मक संबंध तो बड़ा रहेगा ना। हमारे कहना क्या है कि इंडिया से आते हैं, हम बार बार जाते हैं तो वहाँ पे पुलिसों को हम टोकते हैं, भाई उधर से आते हैं तो उनको थोड़ा नमन करो, अच्छा से व्यवहार करो, कोई पूछता है तो अच्छी सी बात करिए। ये करने में क्या हर्ज है आपके, हमको इतना बताइए। हाँ, दिन भर आप खड़े रहते हैं, थोड़ा सा आपको इरिटेशन होता होगा, ये तो बात सही, मगर एक बात आप कहेंगे ये बॉर्डर में
भाई साहब कहाँ से आए आप, कहाँ जाएंगे, और इसमें आपको काठमांडू जाना है, प्लेन से जाना है तो राजा पे एयरपोर्ट है, रिक्शे वाला को बुलाइए, सही बात, उसको भाड़ा लगवा के भेजिए, और नेपालगंज आता है तो सही रिक्शे देके जाइए, और किसी ने आपको ठगा तो हम लोग का आते समय बोलिएगा करके कह दीजिए ना। इतने से आपकी कितना हमारी पुलिसों का और इधर बैठने वालों को आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। वो कितना जाके अब नेपाल में कितना चेंजिंग हुआ करके वो कहेगा, चाहे हम उधर जाएंगे वैसे कहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ये चीज़ों में थोड़ा सा सरकार कड़ा बनना चाहिए। जो सरकार कड़ा बनता है तो फिर ये बात होता है। विदेश में होता है आपको वो सिक्योरिटी, थोड़ा सा ये नेचर में भी फर्क होता है कि हमको अच्छा लगा। जब हम सिंगापुर में पहुँचे तो मेरा लड़का थोड़ा सा वो था, उसका जूता भी वैसा ही था, और मेरा नाम पूछा अशोक कोइराला, अच्छा कोइराला, ओके वो। हमको ज़्यादा उसने तलाशी भी किया नहीं, बेल्ट भी नहीं खुलवाया, कुछ भी नहीं किया। मेरा लड़का का सारा खोल लिया वो देखते हुए। अब वो सिक्योरिटी का उन लोगों का थोड़ा नेचर का भी स्टडी होता होगा, चाहे एसएसबी हो, चाहे हमारे पुलिस हो, चाहे जो भी हो। इसीलिए इसको सहज करने का, कोई बदतमीज करता है उसका जानकारी लेने का काम उधर की आपकी है, इधर का हमारा। और इसको साथियों ने सबने कहा कि इसको ये जो अभी बात हुई है कि 2-3 महीने में बैठें, कुछ बात करें, उधर की समस्या का हम लोग समाधान करें, आप लोग समाधान करें, इधर की समस्या हम लोग समाधान करें। और इसकी कारण जो जातीय और दो देश के बीच में जो थोड़ा सा समस्या आता है हमारी एरिया के अंदर, इस समस्या का हम लोग बैठ के समाधान करेंगे। तो ये हम लोग बुजुर्ग हैं, मीडिया के हैं, पॉलिटिशियन हैं, और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सभी का ये दायित्व बनता है। इसमें हम लोग सब लगेंगे तो मेरे को लगता है कोई समस्या की बात नहीं है। क्या वहाँ आप लोग कहेंगे तो क्या वहाँ का डीएम नहीं मानेगा? हम लोग कहेंगे तो यहाँ के सीडीओ नहीं मानने से होगा? यहाँ का एसपी नहीं मानेगा ना। अब हम तो हमारे उपमेयर साहब चले गए, इनको तो जाके दिन में एक बार सुबह देखिए ना, जब भीड़ होता है उस समय देखिए, जनता का थोड़ा सा बात सुनिए, उसका थोड़ा सा सिस्टमेटिक उसको बनवाइए। क्या है यही करना है। अब हम लोग क्या मेन पावर कम है, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें सब हम लोग लगें। और ये हमको लगता है तार लगाने से कोई बड़ी बात नहीं। यदि तार खुला हो गया, व्यवहार रद्दी हो गया तो क्या फ़ायदा हो। तार लग गया, व्यवहार एकदम सहज हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया कि आपको 2 मिनट वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा, दुर्व्यवहार कोई नहीं करेगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा तार लगाने। इसमें हमारी एक ही हमारा कहना है कि जनता का कैसे सुविधा हो। जनता को सबसे ज़्यादा मकसद सभी को, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे जो भी क्षेत्र के, उनको एक ही मकसद होना चाहिए, वो जनता को सुविधा हो, चाहे इंडियन तरफ की जनता हो चाहे नेपाली तरफ की, और चाहे जो बड़े पद में बैठे चाहे छोटे पद में बैठे, सभी का एक ही मकसद होना चाहिए, वो पब्लिक को सुविधा हो। अब इसमें भारत बड़ा देश है, वो थोड़ा सा हमारे ऊपर उसको सद्भाव करना पड़ेगा। हम लोग का थोड़ी भावना से कोई भारत में असर नहीं पड़ता है, मगर भारत की थोड़ा सा भी निर्णय से हम लोग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसमें हम लोग बॉर्डर में बैठे हुए लोगों का एक ही विचार होना चाहिए, दोनों तरफ की सरकार। जैसे कि अभी भारत जो सड़क बना रहे हैं, जो चीज़ बना